पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से एसएससी जीडी के जो बच्चे जो आगरा में उनको रोका गया था, खबर ये आ रही कि आगरा से चलकर वो मथुरा आ चुके हैं, लेकिन जो उनके रोकने का यूपी पुलिस के द्वारा जो उनको लगातार रोका जा रहा है वो सिलसिला बदस्तूर जारी है। और वही है कि सवाल यही उठता है कि दिल्ली कब तक पहुँचेंगे। और जो उनकी दिल्ली से जो बैठे थे, आंदोलन चला था उनका लगभग साल डेढ़ साल, फिर नागपुर गए थे, फिर नागपुर से दिल्ली यात्रा शुरू करके आए हैं, तो दिल्ली कब तक पहुँचेंगे और लड़ाई है, उस लड़ाई में उनको जीत कब तक मिलनी है या जीत मिलने की उम्मीद भी है कि नहीं है। मेरे साथ डॉक्टर अवनीश यादव जी मौजूद हैं। क्या लगता है सर कि लड़ाई और कितना लंबा चलेगा? आगरा से निकल के मथुरा तो आ चुके हैं वो। जी देखिए, अभी पिछले मेरी उन बच्चों से बराबर बात हो रही है और कल के जो हालात हैं उसमें कुछ वीडियोस हैं, आप लोग कहेंगे तो साझा करूंगा, जिसमें यूपी पुलिस साफ तौर पे ये कहती हुई नज़र आई है कि आप तिरंगे को अपने साथ में ले चलकर इस तरीके से कोई गतिविधि करेंगे तो उसे देश विरोधी गतिविधि मानी जाएगी और आपके ऊपर पुलिस केस बनेगा और देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाएगा। तो इसमें कई चीज़ें निकल के आती कि क्या छात्र जिनको हम यानी कि सरकार नौकरी देने में असमर्थ है और वो काबिल छात्र हैं, क्वालिफाइड छात्र हैं, और वो शांतिपूर्ण तरीके से नागपुर से दिल्ली मार्च कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं दिल्ली सरकार से अपनी बात रखने के लिए, तो क्या वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है? या हमारा जो संविधान है या हमारे जो देश का लोकतंत्र है वो इतना कमज़ोर हो गया है कि हमारे बच्चों को अब अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है? रात को 8 बजे के बाद 8 बजे तक पुलिस ने उन्हें डिटेन करके रखा। मथुरा में एक छठी करा करके जगह पड़ती है वहाँ पे, और 8 बजे के बाद उनको बोला कि अब रात में तुम यहाँ से पदयात्रा करो। सोचिए, रात का सफ़र NH पे जो हाईवे है, नेशनल हाईवे जो आगरा से फरीदाबाद होता हुआ जाता है, उस हाईवे पे रात का सफ़र कितना मुश्किल हो सकता है। ट्रक निकलते हैं, बड़े भारी वाहन निकलते हैं, कोई छात्र उसमें चपेट में आ जाए। रात के 8 बजे से लेके अर्धरात्रि के 2 बजे तक वो पैदल चले, और मथुरा में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके बाहर, उनको अंदर कहीं शेल्टर नहीं दिया गया, किसी ने उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं की, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ है। तो अब हमारा देश इतना कमज़ोर हो गया है कि हमारे देश में बच्चों को, जो हमारे देश का भविष्य है, उनको कोई पानी भी नहीं पिलाएगा, उनको कोई खाना भी नहीं खिलाएगा, और उनके लिए कोई रुकने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ वो पुलिस वाला साफ तौर पे वीडियो में कहता हुआ नज़र आ रहा है कि नेता नगरी नहीं चलेगी, यानी कि अपनी मांग मांगने को वो नेता नगरी। किसी ने कहा था नेता बनने के लिए? नेता बनने के लिए आए सर, नेता बनने के लिए आए। तुम ये बताओ सेकंड में बात क्या हुई थी? नगरी कह रहे हैं, और साथ ही एक वीडियो में पुलिस ये भी कहता नजर आ रहा है, एक पुलिस का अधिकारी अपने आप को इंस्पेक्टर कह रहा है और ये कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ ये चलता होगा, यानी कि महाराष्ट्र में ये चलता होगा, ये यूपी है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का अलग है और यहाँ ये चीज़ नहीं चलेगी, और तुम्हारे यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो हमारे यहाँ होमगार्ड लगते हैं और इसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। और इस तरीके से वो बच्चों को धमका रहा है, बच्चों को डराने की कोशिश कर। कोई नहीं चलता, तुम्हारे यहाँ चलता होगा, ये उत्तर प्रदेश है, आज पूरा देश के साथ चलता है। ये उत्तर प्रदेश है, 80 सीट है यहाँ पर, यही राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। यहाँ की पुलिस भी अलग है, यहाँ का माहौल भी अलग है, यहाँ ये कुछ नहीं होता है, यहाँ तो कानून के हिसाब से काम। तुम्हारे यहाँ की पुलिस तो हमारे यहाँ होम गार्ड, वो बहुत फर्क है कर रहा है। ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी है? अब ये तो आप लोग बेहतर बताएंगे कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है, क्यों बच्चे परेशान हैं और क्यों प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। इस चीज़ को तो हम सब लोगों को कहते हैं ना, आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है कि पुलिस ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा है, और वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटना देखने को आ रही है। तो इसमें हम क्या माने, हम क्या इसको समझें? साफ तौर पर अगर कोई प्रथम दृष्टया इस बात को देखेगा तो उसकी समझ में एक ही चीज़ ये आएगी कि जो सरकार का विरोध करेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो कोई न्यूज़ चैनल वाला हो, जैसे जुबैर वाली घटना आपने देखी थी। जुबैर को कितने दिन बाद, मुझे लग रहा है 12-15 दिन वो जेल में रहे, तिहाड़ जेल रहे, और यूपी में भी तमाम ज़िलों में उनके ऊपर केस हुए। और वो क्यों हुए? क्योंकि वो सरकार का विरोध कर रहे थे। और विरोध भी कैसे? जो फेक न्यूज़ फैला रहे थे, जो बीजेपी IT सेल फेक न्यूज़ फैला रहा था, वो बस उसको फैक्ट चेक करके उसकी सत्यता की पुष्टि कर रहे थे। तो अगर आप सरकार से सवाल कर रहे हैं, अगर आप सरकार के द्वारा फैलाई गई गलत खबरों का
खंडन कर रहे हैं, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी खतरा है। एक तरफ मोदी जी विश्व पटल पे ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र जो है वो सबसे मजबूत है, और वहीं दूसरी तरफ जिस दिन मोदी जी ने इस बात को कहा उसी दिन जुबैर की गिरफ्तारी हुई। तो मोदी जी की भी कथनी करनी में कहीं ना कहीं फ़र्क है, जो सरकार के मंत्री हैं उनकी भी कथनी करनी में कहीं ना कहीं फ़र्क है। और दूसरी बात ये है कि अब क्या वाकई सोचने वाली बात है, क्या वाकई हमारे देश में लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र जीवित है? और अगर लोकतंत्र जीवित नहीं है तो हम इस लोकतंत्र की और संविधान की दुहाई क्यों दे रहे हैं? क्यों हम इसका रोना रो रहे हैं कि साहब लोकतंत्र है, संविधान है, इस पे हमें भरोसा है? आप खुद देख लीजिए देश के हालात क्या है। एक तरफ अग्निवीरों को लेके आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी एक जाति का कॉलम डाल दिया गया, उस पर कई चर्चाएँ हो रही हैं। एक तरफ लखनऊ में भी आपने देखा होगा जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती है उसमें 21,000 जो आरक्षित पद थे उन पे डिस्प्यूट चल रहा है। वो बेचारे बच्चे, वो भी वहाँ पे जो शिक्षक हैं, युवा शिक्षक, वो वहाँ पे इको गार्डन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ के वीडियो आप देखो, पुलिस उनको उठा के फेंक रही है, जेल में ठूंस रही है। तो इस सब को क्या समझा जाए? क्या ये वही पहले जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में हम लोग वीडियोज़ में या खबरों में सुनते थे कि जो ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत करता था, मुखालफत करता था, तो उसको जेल में ठूंस दिया जाता था, उसके ऊपर ब्रिटिश पुलिस द्वारा लाठियाँ भांजी जाती थी, और जो इसका ज़्यादा मुखर होकर विरोध करता था उसको फांसी चढ़ा दिया जाता था। तो कुछ इसी तरीके का पैटर्न, क्योंकि ये आरएसएस वाले जो थे वो ब्रिटिश हुकूमत से, कई आरएसएस के लोग उस समय पेंशन लिया करते थे, तो कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा उनसे मिलती है कि अगर आप सत्ता का विरोध करेंगे, अगर आप सरकार का विरोध करेंगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया जो होती है वो की जाएगी। तो बड़ी मुश्किल स्थितियां हैं, परिस्थितियां बड़ी मुश्किल हैं। जो लड़के अभी आ रहे हैं, मथुरा में रुके हुए हैं, वो फिर दिल्ली आना चाहते हैं, आ गए हैं लगभग दिल्ली के पास, उनसे कुछ कहना चाहते हो आप? अगर देखिए, हम लोग आपके साथ हैं, जिस स्थिति में है, जिस कैपेसिटी में है, हम सब लोग आपके साथ हैं। और जितना हम लोगों से संभव हो रहा है, विपक्ष के लोगों से कई जगह वो वीडियोस भी आए हैं, खबरें आई हैं कि जब पुलिस ने, प्रशासन ने और आम जनता ने उनको खाने पीना नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, वॉलेंटियर्स आए और उनके रुकने का और खाने पीने का इंतज़ाम किया। तो हम लोग जिस कैपेसिटी में, जैसे राजस्थान में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास जी पहुंचे थे, वहाँ कुछ पैसे से भी उन बच्चों की मदद की थी। तो हम लोग जिस कैपेसिटी में हैं, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। और जहाँ तक संभव होगा हम लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर आपका सहयोग करें। अब आगरा पुलिस के बाद मथुरा पुलिस ने तपती धूप में सड़क पर बिठा के रखा है छात्रों को, कहीं जी बिल्कुल, रात के 8 बजे तक बिठा के रखा। वही बात मैं कह रहा था, इतनी धूप पड़ रही थी, ऐसा मौसम था, और उसमें एक वीडियो ये भी आ रहा है, उस एक बच्ची को बहुत बुरे तरीके से धमकाया, एक लड़की को धमकाया, लड़की को प्रताड़ित किया, और उसमें से कुछ बच्चे बीमार भी हो गए। कुछ बच्चे, इतनी धूप है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, वो बच्चे बीमार हो गए हैं और उनके इलाज का भी कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। तो ये बड़ी, मतलब क्या कहते हैं, शर्म की बात है। तो मानसिक तौर पर क्या लगता है कि उनको कहीं ना कहीं तो मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये युवा है, इनका मनोबल आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इनके सामने अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। इनमें से अधिकांश बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। 2018 की वैकेंसी और अब 2022 चल रहा है, ठीक है। जो अपर लिमिट है एज की वो शायद 21 या 24 साल ऐसा ही कुछ होता है। तो उनमें से कुछ बच्चे या 50% बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, तो उन्हें तो नौकरी चाहिए ही चाहिए। और 90% बच्चे ऐसे हैं, अर्धसैनिक बल या सेना में वो बच्चे जाते हैं जो ग्रामीण परिवेश से होते हैं या जो गरीब परिवार के होते हैं, ठीक है। तो उनके पास तो आमदनी का और कोई साधन भी नहीं है, और उनके परिवार में कोई ऐसा आमदनी का स्रोत नहीं है कि जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके, और उनके पीछे जो है अभी पूरा जीवन पड़ा हुआ है। चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, कोई जो सत्ता में हो, चाहे मीडिया हो, कोई उनको दिखा नहीं रहा। हालांकि एक तरफ जो फूल बरसाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ लाठी। देखिए, ये दुर्भाग्य है
जो इन बच्चों का जो सपोर्ट होना चाहिए था, जिस तरीके से हमने देखा कि किसान आंदोलन में किसानों को जो सपोर्ट मिला, राजनीतिक पार्टियों ने जो सपोर्ट किया, मीडिया ने जो सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं यहाँ मीडिया सपोर्ट करने से डर रहा है। इक्का दुक्का खबरें, एक आधा कोई न्यूज़ चैनल है, आप जैसे जो लोग हैं, जो लोग हमेशा सच की आवाज़ को दिखाते हैं, आप लोग दिखा पा रहे हैं। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी उतना सहयोग नहीं कर रही हैं जितना सहयोग करना चाहिए। लेकिन हमें तारीफ़ करनी होगी और सलाम करना होगा इन बच्चों के जज्बे को, कि इनका जज्बा आप देख लीजिए। तकरीबन 2 साल हो गए हैं, जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट किया, फिर उसके बाद 80 दिन ये नागपुर में भी आमरण अनशन पे रहे, और अब तकरीबन 50 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, 60 या 62 दिन हो चुके हैं ये पद यात्रा कर रहे हैं। तो हमें इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए, और जितना हो सके, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जितना हो सके इनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर हम ज़मीनी रूप से इनका सहयोग नहीं कर सकते हैं तो सोशल मीडिया पे हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए।